नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की जो बुक सीरीज़ है हमारी वो है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। और इस बुक का आज हम चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे। अब तक 3 चैप्टर की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आशा है कि आपको वो वीडियो लेक्चर समझ आए होंगे। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि आने वाले चैप्टरों की वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जा सके। तो चैप्टर की बात की जाए तो हमारे चैप्टर का नाम आज है कि आंकड़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसमें अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी की क्या भूमिका है। यानी कि इस चैप्टर में 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, अवलोकन से हम क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि बताइए। फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, और फिर डायरी लेखन से हम क्या समझते हैं। तो आंकड़े संकलन के साधन के रूप में अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से प्रश्न हर बार आता ही आता है। तो अवलोकन की अगर हम बात करें तो इसे हम निरीक्षण भी कहते हैं, यानी कि जांच करना। तो अवलोकन जो तरीका होता है डाटा इकट्ठा करने का, तो डाटा इकट्ठा करते समय अवलोकन विधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जैसे हम किसी क्षेत्र से, किसी भी समूह से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं अपने उपयोग के लिए, तो हमें ये भी तो देखना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कुछ हमसे छुपा तो नहीं रहा। अब ऐसे हम उससे ये तो नहीं कह सकते आप हमसे छुपा रहे हैं। हमें खुद उसके हाव भाव देखकर, उसके आंखों को देखकर ये पता लगा लेना चाहिए कि हाँ भाई, ये बंदा सही बता रहा है या नहीं बता रहा। पहला तरीका तो ये हो गया, इसे हम मनोवैज्ञानिक तरीका कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक ही घटना के बारे में आप 5 लोगों से पूछ लो। 5 लोगों के बयान में अगर समानता है तो हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, और 5 लोगों के बयान में समानता नहीं तो हम कहेंगे कुछ सच बोल रहे हैं और कुछ झूठ बोल रहे हैं। हमें और गहराई तक फिर जाना होगा। तो अवलोकनात्मक विधि यही है। अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के वास्तविक जीवन की जांच की जाती है। ये एक घटना को वास्तविक रूप से देखने, सुनने और व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। डाटा इकट्ठा करने का सबसे जो उपयुक्त तरीका है वो अवलोकनात्मक विधि है, यानी कि निरीक्षण का तरीका है। जब भी आप डाटा को इकट्ठा करोगे, आंकड़ों को इकट्ठा करोगे, तो आंकड़े विश्वसनीय है या नहीं है, आंकड़े रियल है या नहीं है, वो लोग सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इसका अगर आपको तैयार करना है तो आपको अवलोकन विधि को अपनाना पड़ेगा। तो जब आप व्यक्तियों की धारणाओं की तुलना के बारे में, उनके व्यवहार में अधिक रुचि रखते हैं, तो ऐसे में जानकारी इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? अवलोकन। अब इसके प्रकार कितने हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे, अवलोकन से आप क्या समझते हो? अब इसके आपके कोर्स में 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार होता है संरचित अवलोकन। अब ये संरचित अवलोकन क्या होता है? ये वो अवलोकन होता है जिसको आप पहले से ड्राफ्ट तैयार करते हो, जिसके लिए पहले से शर्तें तैयार करते हो। यानी कि जिस बंदे से आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो उससे आप पहले बता देते हो हाँ भाई, हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जब हम अवलोकन को शर्तों के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो तरीका क्या कहलाता है? संरचित अवलोकन कहलाता है। यानी कि संरचना के आधार पर अवलोकन वो कहलाता है। ऐसे अब असंरचित अवलोकन है, ये क्या है? इसमें कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती। इसमें परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत के तुरंत माहौल को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से एक है सहभागी अवलोकन। इसमें पर्यवेक्षक सीधे स्थिति का अवलोकन करता है, यानी कि जो इंटरव्यूअर है, जो रिसर्चर है, वो सीधे जाएगा और परिस्थितियों के बारे में जांच करेगा। खुद ही अपने आप को उस ग्रुप का सदस्य बना लेगा, कुछ दिन वहाँ पर रहेगा, सारी परिस्थितियों की देखेगा, ग्रुप के साथ अध्ययन करेगा, सोसाइटी को समझेगा और फिर लिखेगा। तो हम क्या कहेंगे? इसने प्रतिभागी, यानी खुद हम गए वहाँ पर और समस्याओं की जाँच खुद वहाँ पर बैठकर, परिस्थितियों को हमने खुद जिया और ये जाना कि यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्या हो सकती है। एक होता है गैर प्रतिभागी। इसमें जो है रिसर्चर या इंटरव्यूअर खुद समाज का हिस्सा नहीं होगा, वो बाहर बाहर से स्थिति की जांच करेगा। तो हम कहेंगे इसे गैर प्रतिभागी अवलोकन। जैसे कोई बंदा है, गरीबी के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहा है और वो गरीबी के समूह से है ही नहीं, तो उसने बाहर बाहर से लोगों से पूछा और अपना लिख के चला गया है, तो ये क्या है? गैर प्रतिभागी लोकन। लेकिन अगर वो यहीं रहता तो उसे वास्तव में गरीबी की समस्या पता, 1-2 महीने बिताता, झुग्गी झोपड़े में देखता, तब वो समस्याओं को लिखता ना, तो वो अपने जीवन वृत्तांत लिखता। एक लेखन होता है अनियंत्रित लेखन। अनियंत्रित अवलोकन जो होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से सब चीज़ें सेट की जाती हैं कि हाँ भाई, जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से वहाँ के लोगों से वैसी जानकारी इकट्ठी कर ली जाएगी। तो इसमें पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। और एक होता है नियंत्रित,
जिसका खाका पहले से तैयार किया जाता है, जिसका ड्राफ्ट पहले से तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है अवलोकन से आप क्या समझते हैं, अवलोकन के प्रकार बताइए, या फिर निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, निरीक्षण के प्रकार बताइए। तो सबसे पहले एक परिभाषा देंगे और फिर उनके बारे में बेसिक पॉइंट्स बताएंगे। अब हम बात करते हैं जब हम अवलोकन विधि को अपना रहे हैं, यानी कि जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं, किस चीज़ पर शोध कार्य करने जा रहे हैं, डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं, आंकड़ों को प्रमाणित कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप से चलना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी काम की हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। बिना प्लानिंग के जो कार्य किए जाते हैं उनके असफल होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में हम निरीक्षण के पहले योजना बनाएंगे, अपने शब्दों को तैयार करेंगे, अपने प्रश्नों को तैयार करेंगे, एक एरिया को चुनेंगे और फिर उस पर अपना वर्क करेंगे। कौन सी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है, कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी है, ये सब चीज़ें हमें पहले से तैयार करनी पड़ेगी। किन किन चीज़ों का निर्धारण करना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, ये सब चीज़ें हमें पहले से तैयार करनी पड़ेगी। ये सब योजना में आती हैं। अब दूसरा चरण वो है जहाँ पर हम वास्तविक में कार्य करेंगे। तो जो एक रिसर्चर है वो विषय के विशिष्ट शर्तों की व्यवस्था करेगा, वो वहाँ जाएगा और लोगों को अपने कार्यों में शामिल करेगा। इसके लिए वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, लिखित रूप से भी चीज़ों की जांच कर सकता है। अवलोकन को जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये उसी समय या फिर समय समाप्त होने के तुरंत बाद किया जाएगा। जब हम जिस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हमारे पास टेप रिकॉर्डर या कैमरा वगैरह होना चाहिए। लेकिन जब अवलोकन समाप्त हो जाएगा तो हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे, जो हम रिकॉर्ड चीज़ें करेंगे और फिर घर पे आके उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसे लिखेंगे भी। यानी कि सबसे पहले एक प्लानिंग बनाएंगे, फिर फील्ड में जाकर कार्य करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसे घर पे आके लिखित रूप देंगे और फिर अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करेंगे। तो अगला कदम और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही होता है, किसी भी घटना की व्याख्या करना। तो निरीक्षण क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके विभिन्न चरण क्या होते हैं, ये आप समझ गए। अब बात ये आती है अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं। तो जितना आपने अब तक पढ़ा है ना, यही इस चीज़ की विशेषताएं हैं कि जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डाटा प्रामाणिक हो, डाटा सत्य हो, ऐसा आंकड़ा हो जिसके बारे में कोई बंदा ये ना कह सके कि गलत आंकड़े हैं। ऐसे में जो अवलोकन विधि है ये एक प्लानिंग के तहत की जाती है, ये एक व्यवस्थित होती है और एक ये बुद्धिमत्ता वाली छवि है। इसमें जो रिसर्चर होता है या फिर जो बंदा आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, जो पर्यवेक्षक होता है, उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है कि वो क्या चीज़ देख रहा है, क्या चीज़ें जरूरी हैं और क्या चीज़ें जरूरी नहीं हैं। इस चीज़ के यानी कि मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन जो कर सकता है उसी बंदे को अवलोकन विधि को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकता, जो मनुष्य के व्यवहार को नहीं पहचान पाता, बनावटी है, नाटकीय है या रियलिटी है, जिसे इस बारे में नहीं पता, उस बंदे को अवलोकन विधि नहीं करनी चाहिए। इससे हमें विषय के बारे में अखंडता का ज्ञान होता है, विषय की सटीकता के बारे में बदलती है, उसकी गहराई के बारे में पता चलता है। पर्यवेक्षक जो बंदा होता है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा उसे पहले से पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर कौन कौन सी आशंकाएं हो सकती हैं। पर्यवेक्षक तथ्यों को उनकी व्याख्या से अलग करेगा, यानी कि जो फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट को पहले इकट्ठा करेगा, फिर उसकी व्याख्या करेगा, भली भांति जांच करेगा और फिर बाद में अपनी व्याख्या देगा कि हाँ भाई ये चीज़ें सही होती हैं, यानी मूल्यांकन करेगा। तो ये सब अवलोकन विधि की क्या है विशेषताएं। इसके लाभ क्या हैं, तो अभी जो हमने विशेषताएं पढ़ी बिल्कुल वैसे इसके लाभ हैं। इसमें घटना से संबंधित व्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें सटीकता हो सकती है, इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार शामिल किया जाता है, मौखिक रिपोर्ट नहीं होती, सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बंदे ने सच ही कहा होगा। इसमें जितनी भी जानकारी होती है वो वर्तमान से रिलेटेड होती है, क्योंकि हिस्टोरिकल अध्ययन इसमें नहीं होता, और ये सारी इसमें प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया हो सकती है। फिर भी इसकी अवलोकन विधि की बहुत सारी कमियाँ हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें पक्षपात किया गया हो सकता है पहले से उस बंदे से सेटिंग कर ली गई हो कि हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे कहना है। तो अवलोकन विधि का उपयोग तो बहुत जगह किया जाता है, लेकिन इसकी फिर भी क्या है, लोगों की मंशा अलग हो सकती है, दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, इरादे अलग हो सकते हैं। आमतौर पर कम अवधि के लिए होती है, यानी कि ये कई दिन और कई हफ्तों तक नहीं चल सकती, क्योंकि कई दिन कई हफ्तों तक अगर हम काम करवाएंगे तो बहुत महंगी प्रणाली हो जाएगी। ये केवल उन स्थानों और स्थितियों तक ही सीमित है जहाँ तक आपकी पहुँच है, यानी कि एक बड़े स्तर को प्रभावित नहीं करती। इस प्रक्रिया में जानकारी बहुत सीमित होती है, यानी कि बस एक आध सब्जेक्ट के आसपास ही होगी, इसमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। कई बार ये अप्रत्याशित भी हो सकती है, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग इसमें हस्तक्षेप करके उस चीज़ को रोक भी सकते हैं। तो एक अवलोकन की क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये आप करने में आप सक्षम हैं।
आगे चैप्टर में ये देखिए, ये बेसिक पॉइंट जितने भी अब तक हमने पढ़ा ये पॉइंट सारे वही हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि आगे जो चैप्टर्स हैं उसे हम और सरल विधि से समझाएं। कोशिश मेरी यही है कि इजी वर्ड्स के माध्यम से आपको समझाया जा सके, ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकें। आगे चैप्टर में साक्षात्कार के बारे में बताया गया, यानी कि इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने डाटा इकट्ठा करना सीख लिया है तो आपके लिए साक्षात्कार करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि चैप्टर में अब हमें ये बताया जाएगा कि इंटरव्यू से हम क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इंटरव्यू लेते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो आपने डेफिनेटली नायक मूवी ज़रूर देखी होगी, तो बस आप उसको फील कीजिए अब। और अब आगे मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने सारी विधियाँ कैसे यूज़ की। या फिर जब एक रिपोर्टर न्यूज़ का जब साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू लेता है, तो उस इंटरव्यू में किस टाइप से प्रश्न पूछता है, तो वही चीज़ हमें भी सीखनी है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो डाटा इकट्ठा करना यानी कि आंकड़ों को जानना, आंकड़ों को इकट्ठा करना में एक और तरीका है। उसका तरीका क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार में एक बातचीत होती है जिसमें एक व्यक्ति से या फिर एक समूह से भी बातचीत कर सकता है। ये एक मौखिक प्रक्रिया होती है और प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रश्नावली का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की जाती है। उसमें ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं कि जिसका वो उत्तर दे सके, और उस प्रश्नों की रूपरेखा ऐसी भी ना हो कि जो समाज के किसी समुदाय की भावनाओं को भड़काए। तो ऐसे में एक साक्षात्कार जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित जानकारियों का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। ऐसे में कई बार लोग इंटरव्यू देने से बचते भी हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि हमारी प्राइवेसी में क्या है, बाधा। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंटरव्यू डेली दिए जाते हैं। तो एक बंदे हैं मोनेटो एट ऑल, इन्होंने कहा है कि एक साक्षात्कारता होता है जो उत्तरदाताओं के लिए प्रश्न पढ़ता है, उनके उत्तर रिकॉर्ड करता है। बंस कहते हैं कि एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू एक मौखिक इंटरचेंज है जो अक्सर आमने सामने होती है। कई बार इसमें टेलीफोन का यूज़ भी किया जा सकता है। कवाले ये कहते हैं कि एक साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होगी। एक रुचि के विषय पर विचारों का आदान प्रदान होगा, जिसके माध्यम से हमें विस्तृत ज्ञान पता चलता है। तो एक साक्षात्कार की क्या परिभाषा हो सकती है, यहाँ पर वो बताई गई है। अनुसंधान साक्षात्कार को विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पे, उसमें जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी चीज़ का, तो हमारा एक विशेष उद्देश्य होता है। ऐसे में 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसके माध्यम से उसे परिभाषित किया जाता है कि हाँ भाई, सोशल वर्क पर आपकी क्या राय है, एजुकेशन पर आपकी क्या राय है। तो साक्षात्कार अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। वैसे साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक संरचित और एक असंरचित। संरचित जो साक्षात्कार होता है उसमें क्या होता है, पहले से ही शब्द तैयार होंगे, पहले से ही प्रश्न तैयार होंगे, उनका उपयोग पहले से निर्धारित होगा, एक लिस्ट होगी, खुले उत्तर, बंद उत्तर, मौखिक प्रश्न, पूरक प्रश्न, सारे प्रश्नों की एक पूरी टेबल तैयार की जाएगी। यानी कि एक लाइन में की बात करूं, जो प्री प्लान पहले से ही होते हैं वो कहलाते हैं संरचित साक्षात्कार। अब असंरचित साक्षात्कार क्या होते हैं, इसमें ये मामला होता है कि पूछताछ परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि जैसे कहीं पर घटना घटी तो आप वहाँ पर गए और आपने कोई प्लानिंग पहले से नहीं की, उस घटना के हिसाब से आपने प्रश्न पूछे, तो ये क्या होगा, असंरचित साक्षात्कार होगा। जैसे न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी हस्तियाँ आती हैं और जब उनसे उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो पहले से प्रश्न तैयार होते हैं, सामने एक कागज़ लिए पत्रकार बैठा होता है। लेकिन जब कहीं पर कोई दुर्घटना घटती है, वहाँ किसी लोगों से पूछा जाता है हाँ भाई ये कैसे हुआ, तो वो असंरचित साक्षात्कार की श्रेणी में आएगा। तो इसे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। आगे चैप्टर में जो बताया गया है वो बताया गया पर्सनल इंटरव्यू क्या होते हैं, जो कि मैंने अभी बात करी। पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों आमने सामने बैठेंगे, जवाब रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसमें लचीलापन होता है, इसमें परिस्थिति का अवलोकन करने का अवसर होता है। जब उत्तर देते हुए हम ना कई बार प्रश्नों को दोहरा सकते हैं, 2-3 बार पूछ सकते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे पूरी तरीके से लिख सकते हैं। और जब हमें ये लगे कि हाँ भाई ये सामने वाला जानकारी अधूरी दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम उससे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लाभ क्या है, लाभ ये है कि गहराई से अध्ययन करने के बारे में पता चलता है, उत्तरदाता के अधिक शामिल होने से ज़्यादा प्रोसेस के बारे में पता चलता है। साक्षात्कार बेहद नियंत्रण की अनुमति देता है, भावनाएं, दृष्टिकोण और भावनाओं के बारे में अच्छे से आंकड़े हमें मिल सकते हैं।
और ऐसी परिस्थितियां जो समाज से नहीं प्राप्त की जा सकती वो इंटरव्यू से पता चलती हैं। कमियां क्या हैं? समय ज़्यादा लगेगा, महंगा होता है। कई बार ये भी होता है कि हाँ भाई ये पहले से सेट होंगे, यानी कि पूर्वाग्रह की संभावना बनी रह सकती है। व्यक्तिपरकता के दोष को देखा जा सकता है कि हाँ भाई वो इंडिविजुअल अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है। डाटा की जो विश्वसनीयता है ये इंटरव्यूअर के कौशल पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से प्रश्न पूछकर सच्चाई को सामने ला सकता है। तो ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। एक होता है फोकस समूह। साक्षात्कार की एक विशेष क्लास है फोकस समूह। इसमें क्या होगा, ग्रुप का एक साथ क्या होगा, साक्षात्कार होगा, एक ग्रुप इंटरव्यू होगा। एक ही समय में कई व्यक्तियों की समझ इकट्ठी की जाएगी एक ही मुद्दे पर, और वो सारे बंदे उसी मुद्दे पर रुचि लेने वाले होने चाहिए। तो उन सबको आमंत्रित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर जांच किए जाएंगे। तो ये कौन सा होगा, फोकस समूह। यानी कि एक ही मुद्दा है, उसमें इंटरेस्टेड जो बंदे होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उस स्थिति की जाँच की जाएगी। प्रॉफिट सेम है इसमें भी। प्रतिभागी क्या होगा, इसमें शोधकर्ता नहीं बल्कि अन्य लोग भी होंगे, उनका दृष्टिकोण भी पता चलेगा। बातचीत से विषय की विस्तृत जानकारी मिलेगी। उत्तरदाता अपनी समझ को पूरा करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को भी शामिल कर सकता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अनुसार ये है, इस व्यक्ति के अनुसार ये है। एक इंटरव्यू होता है टेलीफोन साक्षात्कार। ये आजकल बहुत लोकप्रिय है। ये भी बिल्कुल आमने सामने की तरह ही होता है। कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, फ़ोन की घंटी बजती रहती है, चेहरा नहीं आता, उधर से एक बंदा बोलता रहता है, इधर से बंदा प्रश्न पूछता रहता है। तो इस प्रकार के जो इंटरव्यू होते हैं वो टेलीफोन इंटरव्यू की श्रेणी में आते हैं। ये इंटरव्यू कई बार आमने सामने इंटरव्यू से सस्ता होता है, टाइम की खपत भी इसमें बच जाती है। जो लोग बहुत दूर हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सब इसके लाभ हैं। ये विधि कई समूह और विशेष रूप से व्यस्त लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर सकती है। ये विधियाँ अधिक सुरक्षित होती हैं क्योंकि कई बार आप खतरनाक इलाकों में यात्रा करने जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन टेलीफोन सुविधा से आप क्या है, आप उस जगह पर जाए बिना भी अपनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। संवेदनशील हो सकते हैं। कई बार अजीब, शर्मनाक और कठिन मामलों के बारे में सवाल पूछने के कारण जो डर बना रहता है वो इस विधि में नहीं होता, क्योंकि अगर आप कहीं सामने गए और आपने ऐसे सवाल पूछ लिए जो वो बंदा क्या है उस सवाल से दिक्कत में आ जाए, हो सकता है आपको धमकी तक दे दें। तो जो फ़ोन है तो आप फ़ोन से आप इन सब खतरनाक गतिविधियों से बच सकते हो। कमियां क्या हैं? कमियां यह है कि तालमेल कम होता है। टेलीफोन साक्षात्कार के लिए जो इंटरव्यूअर है उसका कुशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन बीच में कट भी सकता है। तो प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए ताकि कन्वर्सेशन बनी रहे। टेलीफोन साक्षात्कार का प्रयोग जटिल सवालों के उत्तर प्राप्त करना मुश्किल होता है। यानी कठिन सवाल आपने पूछ लिए, ऐसे सवाल पूछ लिए तो सच्चाई लाना चाह रहे हैं सामने, तो फ़ोन कट भी सकता है। ये गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कई बार इसमें ये होता है कि एक तरफा हो सकता है ये, और कई बार गोपनीयता वाली जो जानकारी हैं, जो ऐसी जानकारी जो समाज के सामने लानी चाहिए, वो नहीं आ पाती फ़ोन वाले में। अब बात ये आती है इंटरव्यू लेते समय आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले वही है, आपको अगर एक अच्छा साक्षात्कार लेना है, एक अच्छा इंटरव्यू लेना है, तो सबसे पहले तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए। फिर एक जगह पर उसका आयोजन करना चाहिए और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तैयारी करते समय हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से डाटा हमें इकट्ठे करने हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हमारा जो टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये साक्षात्कार का पहला तरीका है। जैसा कि लिखा भी है, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की वैध जानकारी प्राप्त करनी है, लीगल जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें एक साक्षात्कार की योजना बनानी पड़ेगी पहले से ही। हमें ये तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार का जो डाटा है वो हमारे लिए ज़रूरी होगा और कौन सा नहीं, यानी कौन से प्रश्न पूछने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया भी कैसे होगी ये भी पता करना चाहिए। टेप रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, यानी कि पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जब हम जो प्रतिभागी हैं उनसे जो संपर्क बनाएंगे तो उन लोगों का दृष्टिकोण कैसा है ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए पहले से एक बंदा ट्रेंड होना चाहिए। जो हमारा साक्षात्कार है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इधर साक्षात्कार ले रहे हैं, उधर आपके युद्ध हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से साक्षात्कार की तैयारी से ही हो सकते हैं। अब अगली बात यह है, हमें साक्षात्कार की भूमिका समझनी चाहिए। उसे कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उनके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाएगा, बस आपको संबंधित प्रश्न पूछने उत्तर। तो इसके लिए आप एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करेंगे। साक्षात्कार के आयोजन यानी कि तालमेल साक्षात्कार का सबसे आवश्यक तत्व है।
तो ऐसे में दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाले में भी और उत्तर देने वाले में भी, ताकि उत्तर देने वाला अपनी भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर सके। तो इंटरव्यू जितना मित्रतापूर्ण होगा उतने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकेंगे। तो आजकल आप देखते हैं हंसते हंसते प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। तो ऐसे में आपकी शैली कैसी है, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समय पे एक ही प्रश्न पूछना होगा। प्रश्न अब यदि आवश्यक है तो प्रश्नों को दोहरा लीजिए, लेकिन कैसे, माफ़ कीजिएगा कि हमें ये प्रश्न दोबारा से जानना चाहते हैं, इस टाइप से। ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि प्रतिभागी प्रश्न को समझ आ रहे हैं। पता लगा उसे प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहे हैं। प्रतिभागी के उत्तर को ध्यान से सुने, उसके चेहरे के इशारे, आवाज़, इन सब का जांच करें कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। सवालों के जवाब देने के लिए उसे पर्याप्त समय भी दें। सवालों के जवाब का सुझाव ना दें, वो खुद ही अपने जवाब देगा, क्योंकि अगर आपको जवाब पता ही थे तो आप उससे जवाब क्यों पूछ रहे हैं। और आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि आपको घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, बस आप तो एक इंटरव्यूअर हैं और जवाबों पर ध्यान दें। फील्ड और मॉस ने साक्षात्कार में कुछ कमियां ही बताई हैं। उन्होंने कहा कई बार हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं साक्षात्कार में, ऐसे में हमें पहले से ही साक्षात्कार के दौरान ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम इसे कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे कोई टेलीफोन कॉल ना आ जाए, दरवाजे पर कोई व्यक्ति ना आ जाए, ऐसी रुकावटों को हमें दूर करना चाहिए। वो चीज़ें जो विकर्षण यानी कि साक्षात्कार को बेकार कर रही है, उन चीज़ों को दूर करना चाहिए। स्टेज डर के डर को खत्म कर देना चाहिए कि हाँ भाई स्टेज पर आते हम उनसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे जो उनकी छवि को खराब कर सकते हैं। शर्मनाक सवाल नहीं पूछेंगे। एक ही विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि एक विषय से दूसरे विषय पर कूद गए। जल्दी जल्दी हम बंद नहीं करेंगे साक्षात्कार को, यानी कि लंबे समय तक एक अच्छा खासा टाइम लेंगे। और तीसरा पहलू है रिकॉर्डिंग करना, यानी कि साक्षात्कार लेते समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तैयारी, फिर आयोजन और फिर क्या, रिकॉर्डिंग। ये साक्षात्कार का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है। टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन या वीडियो कैमरे का हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये डिवाइस होनी ही चाहिए। तो साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं और इसको तैयार करने में आपके पास कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं, पहले में तैयारी, दूसरे में आयोजन और तीसरे में रिकॉर्डिंग। अब बात आती है चैप्टर में आगे डायरी की, और ये इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट होगा कि डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या कमियां हो सकती हैं। तो देखिए, डाटा इकट्ठा करने की विधि में, रिसर्च करने की विधि में डायरी लेखन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, लेकिन डायरी समाज का एक प्रतिष्ठित वर्ग ही लिखता है। डायरी लेखन से हमें क्या पता चलता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन लोग जरूरी रहे होंगे, कौन कौन लोग खास रहे होंगे, उसकी दिनचर्या क्या रही होगी। तो ऐसे में हमें उसकी सोसाइटी के बारे में डायरी लेखन से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन डायरी लेखन कम यूज़ करने वाला तरीका है। अब डायरी लेखन कम यूज़ करने वाला तरीका इसीलिए क्योंकि लोग कम ही तो डायरी भी तो लिखते हैं, और प्रतिष्ठित वर्ग डायरी लिखता है, जिससे हम अगर आंकड़े इकट्ठा करने जा रहे हैं तो वो हमें अपनी डायरी क्यों दिखाएगा। तो जो डायरी है वो डाटा संग्रहण करने का सबसे कम तरीका है, सबसे कम उपयोग किया जाने वाला तरीका है। लेकिन जब रिसर्चर विभिन्न प्रकार के व्यवहार का सटीक अनुमान लगाना चाहता है तो डायरी पर गंभीरता से विचार करता है। असलियत में देखा जाए तो एक डायरी ना अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण शाखा होती है, क्योंकि इसमें गुणात्मक चीज़ें होती हैं। इस समय के साथ साथ बंदे की क्या गतिविधि रही, क्या व्यवहार रहे, क्या अनुभव रहे, किन लोगों का क्या दृष्टिकोण रहा, ये सब चीज़ें डायरी के अध्ययन में। मोस्टली डायरियाँ जब भी प्रकाशित होती हैं जब वो व्यक्ति मर जाता है, मैं बताऊँ तो, क्योंकि जीते जी उसके अंदर ये चीज़ें होती ही नहीं है। ज़्यादातर जो भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे ये सब किस में होते हैं, डायरी लेखन से होते हैं। तो एक डायरी अध्ययन में डेटा स्वयं प्रतिभागियों द्वारा लंबे समय से नोट किया जाता है। हो सकता है ये कुछ दिन का हो, कुछ महीनों को, या उससे अधिक भी। तो ऐसे में एक लंबे समय में घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो उसमें हमें डायरी अध्ययन करना ही होगा। कॉर्टी ने 1993 में डायरी तैयार करने के लिए विशेष सिफारिशें की हैं कि जो बंदा अपनी डायरी तैयार करता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले डायरिस्ट के लिए सामान्य निर्देश प्रदान करने चाहिए, यानी कि जब हम अपनी डायरी लिखने जा रहे हैं तो पहले पेज पर कुछ निर्देश लिख देने चाहिए कि भाई अगर किसी को हमारी डायरी हाथ लगती है तो उसके लिए ये एक कोड है कि वो ऐसा ऐसा ना करे। दूसरी बात, जिस समय अवधि के भीतर ये चीज़ें दर्ज की जा रही हैं उसका वर्णन करना चाहिए, यानी कि उस दिन के बारे में, उस समय के बारे में, उस सप्ताह के बारे में, सब चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। एक डायरी लिखते समय पूरा पूरा एक मॉडल तैयार होना चाहिए। आइटम, घटनाओं और व्यवहार के बारे में एक चेकलिस्ट प्रदान करनी चाहिए ताकि उन लोगों की यादों को झकझोर सके। लेकिन सूची बहुत लंबी और कठिन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसी लिस्ट्स होनी चाहिए जो हमें समाज की परिस्थितियों की जानकारी दे रही हैं,
ताकि जब हम किसी से उसके आधार पर कुछ पूछने जा रहे हैं तो अंदर से वो बातें बता सके। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, तो जब उनकी डायरियाँ पढ़ते हैं और उनसे जब पूछते हैं तो एकदम से उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो हम जब डायरी लिख रहे हैं या डायरी पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। डायरी अध्ययन का क्या तरीका होना चाहिए? इसमें ये सबसे पहले एक योजना होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काम पूरा कभी हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो तुक्का है। तो इस चरण में अध्ययन के उद्देश्य और आवश्यक रूप से समझे वाले दीर्घकालिक व्यवहार को परिभाषित किया जाता है। इसमें एक टाइमलाइन को परिभाषित किया जाता है, डाटा की रिपोर्ट इकट्ठी की जाती है और उन टूल्स का चयन किया जाता है, प्रतिभागियों को भर्ती किया जाता है, उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। ये सब प्लानिंग में आता है। डायरी अध्ययन करने से पहले एक और बड़ा कार्य ये होता है कि आप जिसकी डायरी पढ़ रहे हैं उससे एक शेड्यूल तैयार कर लें कि हाँ भाई, आप इस समय अपना समय दीजिए ताकि हम इसके बारे में, आपकी बायोग्राफी के बारे में जान सकें। फिर ये होता है लिखने का तरीका क्या होगा, उसके लिए भी एक निर्देश तैयार किए जाएंगे, जो कि चैप्टर में हम पहले से ही बात कर चुके हैं साक्षात्कार वाले में। अध्ययन करने के बाद उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे कि आपने डायरी लिखी, इसके माध्यम से आप किस किस के बारे में बताना चाहते थे, अगर बताना चाहते थे क्या बात ये सत्य थी। गुणवत्ता की जांच होगी, इससे पता चलेगा डायरी लिखते समय कोई बंदा भावुक नहीं था। ये रिपोर्ट को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद क्या होगा, जितने भी आंकड़े हैं उसका आप विश्लेषण करेंगे, अपनी तरफ से उसका एक निष्कर्ष देंगे। डायरी के फायदे क्या हैं? सटीक अनुमान के बारे में पता चल पाता है, विश्वसनीय डाटा मिल पाता है, इसमें प्रश्नावली और साक्षात्कार का बेहतर प्रदर्शन होता है। जितना भी अब तक हमने जो पहले भी पढ़ा है वो हमारा ज्ञान आएगा। अगर आपने 2-3 लेक्चर भी अच्छे से समझ लिए ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे कमियां बताई गई हैं। कमियां ये हैं कि समय अवधि पर्याप्त नहीं होती। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि उनके पास डायरी को पूरा करने का अतिरिक्त काम है, जिसकी वजह से डायरी जो लेखन है वो पूरा ही नहीं हो पाता। कई बार डायरिस्ट बंदा जो डायरिस्ट होता है, यानी कि डायरी लिखने वाला होता है, वो उतनी मेहनत नहीं करता डायरी लिखने में जितनी मेहनत उसे करनी चाहिए। कई बार कुछ घटनाएं उसमें कमी रह जाती है, कई बार कुछ घटनाएं लिखी जाती हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रह जाती हैं। याददाश्त की समस्या की वजह से कई बार जो विवरण है वो सजीव नहीं होता। तो ऐसे में किसी भी चीज़ का अगर हम पढ़ें, तो किसी चीज़ का भी अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें एक पक्ष पर नहीं जाना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। तो कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम समझ रहे हैं, तो ये जो शिक्षा है ना, ये जो एजुकेशन है, ये हमें समाज में कट्टर होने से बचाती है। क्योंकि हमने कोई रिपोर्ट पढ़ ली, हाँ ये ऐसा हुआ, उसे स्टेटस लगा देते तुरंत। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद आपको ये तो पता ही चल गया होगा, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, हर एक चीज़ की पॉजिटिविटी भी है और निगेटिविटी भी है। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये बनते हैं कि एक अच्छे अवलोकन की क्या विशेषताएं हैं और अवलोकन के विभिन्न रूपों की सूची और संक्षेप में वर्णन कीजिए। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।